अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खराफियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन की। आखिरकार महमूद खान अचकज़ई का अभी तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ? कहा तो ये जा रहा था कि दोनों जो है हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक हैं, लेकिन फिर ताखीर की क्या वजह सामने आ रही है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कंडीशंस के साथ नोटिफ़िकेशन ये करना चाहते हैं जिसकी आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं, फिर वो चैलेंज हो जाएगा। देखिए, आज आप उनकी फ़ौज के खिलाफ और उनके खिलाफ तकारीर चलाते रहे हैं देखने के लिए कि ये लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन हो सकता है या नहीं हो सकता। आइन में कहाँ लिखा है कि किसी बंदे ने फ़ौज के खिलाफ तकरीर की है तो आप उसको कायदे-इख्तिलाफ़ नहीं बना सकते। कायदे-इख्तिलाफ़ बनाने के लिए ऑपोज़िशन के अक्सरियत मेंबर्स का आपके पास वोट होना चाहिए, जो महमूद खान अचकज़ई ने साबित कर दिया है कि उनके पास है। या तो आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाने का प्रोसेस ही शुरू ना करते और इसको डिले करते रहते। अब इस स्टेज पर हुँ। तकरीरें चलाना जो है ना, ये मैं नहीं समझता कोई पॉजिटिव बात है। कल को आप कहेंगे कि जी फौज ने उनका नोटिफिकेशन रुकवा दिया। अभी भी ये राय है कि फौज ने उनका नोटिफिकेशन रुकवा दिया। आज मैं एक जर्नलिस्ट मजहर बरलास साहब का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी ने अलामा राजा नासिर अब्बास को बुलाया और कहा कि आप इतने सख्त बातें क्यों करते हैं? मैं आपका नोटिफ़िकेशन फॉर लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन सेनेट में करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझको रोक रहे हैं। अब ये वो कौन है? सबका ख़्याल है कि वो तो फ़ौज है, फ़ौज रोक रही है। हुँ। अब दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई का भी रोका हुआ है, तो वो सबका ख़्याल है फ़ौज रोक रही है। मेरे ख़्याल में ये दोनों नोटिफ़िकेशंस हो जाने चाहिए। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई तीर नहीं मार सकता जो वो बतौर एमएनए नहीं मार सकता और बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मार सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि अब अगर आप उनके नोटिफिकेशन रोकते हैं तो ये फौज के लिए बदनामी का बायस है। ये नोटिफिकेशंस हो जाने चाहिए। जब ये आईनी तरीक़ाकार आपने शुरू किया कौमी असेंबली में, तो अब मेरे ख़्याल में नोटिफिकेशन को रोकना नहीं बनता है। आज बहुत सारे लोगों का ख़्याल था कि महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ कोई आईनी अदालत में पिटीशन हो जाएगी और कोई आईनी अदालत से स्टे लेकर तो उनका नोटिफिकेशन रोका जाएगा। पर मेरा नहीं ख़्याल कि आईनी अदालत से भी कोई स्टे लिया जा सकता है। आईनी अदालत में इतने मुकदमे पड़े हैं, उनकी बारी आई नहीं है, तो आप महमूद खान अचकज़ई का मुकदमा सीधा आईनी अदालत में ले जाकर 1 दिन में स्टे ले लेंगे और फिर सब लोग कहेंगे सब ठीक है। वो तो गुना बदतर गुना की वाली बात है। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि अब ये खेल इतना बिगड़ गया है कि अब अगर आप यहाँ तो उनका प्रोसेस शुरू ही ना करते, अब जब आपने शुरू हुँ। कर लिया है तो ये वीडियो चलाना, ये करना, ये कोई ठीक बात नहीं है सरदार या सादिक जी। मुज़म्मिल साहब, ये क्या मामला है कि शेर अफ़ज़ल मरवत की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सऊदीया से मिलने वाला जो ज्वेलरी सेट था, वो उनके पास मौजूद नहीं है। फिर वो ये भी नहीं बता रहे कि किसके पास मौजूद है। तो ये क्या मामला है? आखिरकार वो जो बलगड़ी का सेट था, वो किसके पास है? अच्छा, एक अमूमी राय तो यही थी होगी कि ये फरा गोगी के पास है। देखिए ना, पहले हुँ। घड़ी भी फराह गोगी ने बेची और इस तरह के सारे काम जो हैं वो फराह गोगी और जुल्फी बुखारी करते थे, इसीलिए दोनों गायब हैं। क्योंकि ये काम करते तो ये जो तोशा खाना के तोहफों को आगे पीछे करने का काम है ये तो फराह गोगी और जुल्फी बुखारी ने किया है। लेकिन शेर अफ़ज़ल हुँ। मरवत ने ना कहानी में ट्विस्ट दिया है। उन्होंने कहा ये फैमिली में किसी के पास है। अब जुल्फी बुखारी और फराह गोगी तो फैमिली नहीं है। वरना तो ऑडियो टेप आई थी ना जिसमें बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को कह रही थी कि कुछ घड़ियां हैं वो आप बेच दें। फिर उसके बाद जो वो ज़हूर साहब ने कहा कि मेरे पास तो फरा गोगी ये घड़ी लाई थी और फरा गोगी पैसे लेके गई है। तो अब ये बल्गरी सेट के बारे में ये है कि एक तो ये पाकिस्तान से बाहर नहीं गया वो कह रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं फैमिली में है। मेरा ख्याल है बुशरा हुँ। बीबी की जब बेटी की शादी हुई है ना, तो उन्होंने अपनी बेटी को ये सेट दे दिया है। इसीलिए अदालत में नाम नहीं लिया जा सका। बहुत लोगों का ख़्याल है कि मरियम रियाज़ भट्टू को दिया है, मैं नहीं समझता बहन को दिया होगा। मेरे ख़्याल में उन्होंने अपनी किसी बेटी-वेटी को दे दिया है, तभी अदालत में नाम नहीं ले रहे कि अब बेटी का। और आपको पता है उनकी बेटियों ने कुरान उठा के भी अपनी माँ के हक़ में गवाही दी थी, जब उनके वालिद ने उनके खिलाफ शाहज़ेब खानज़ादा में शो कर दिया था, जब वो नौकर ने गवाही दे दी थी कि वो डेट मारते थे और जब व उनका वालिद भी खिलाफ था, ब भाई भी खिलाफ थे, तो बेटियों ने माँ के हक़ में गवाही दी थी। और बेटियाँ अब भी माँ को मिलने जेल आती हैं। मेरा ख़्याल है ये उन्होंने किसी बेटी को गिफ्ट कर दिया है, जो शेर अफ़ज़ल मरवत कहानी सुना रहे हैं ना, उसके मुताबिक यही है कि ये सेट इस वक़्त उनकी किसी बेटी की तहवील में है।
हादी चड्ढा और ईमान मजारी के वारंट गिरफ्तारी सर जारी हो गए। ओवरऑल इस सिचुएशन को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे मुझे लगता है उन्हें सजा हो जाएगी। देखिए, उनको भी पता है उन्हें सजा हो जानी है, वो केस को मेरिट पे नहीं लड़े। पहली बात आप ये हैं? समझें। मतलब मैंने पहले भी कहा कि एक आदमी ने कत्ल किया हो तो वो शहर के दूसरे कत्ल अपने कत्ल के जवाब के तौर पे नहीं पेश कर सकता। जब उन्होंने हम्म। अपने ट्वीट के जवाब में मरियम नवाज की वीडियो चलाई या और वीडियो चलाई, तो इसका मतलब है उनके पास अपने ट्वीट का कोई दिफा नहीं था कि वो कानून के दायरे में है या नहीं है। जैसे किसी बंदे को कोई चोरी करता पकड़ा जाए तो वो कहे जी वो भी चोर है, कोई डकैती करता पकड़ा जाए वो भी डकैत है, कोई कत्ल करता पकड़ा जाए वो कहे जी वो भी कत्ल है, लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए। तो इसकी कानून में गुंजाइश मौजूद नहीं है। हर आदमी ने अपने मुकदमे का खुद दिफा करना है। आप किसी के मुकदमे का को अपने दिफा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब है ईमान मजारी और हादी चड्ढा के पास अपने जो मुतनाज़ ट्वीट्स हैं उनका कोई कानूनी दिफा मौजूद नहीं था। पहले वो इस तरह के सियासी दिफा ढूंढते रहे, उसके बाद उन्होंने अदालत में पेश होना बंद कर दिया और बीमारी का बहाना लगा दिया। आज अदालत में उनकी तरफ से जो वकला पेश थे, उनका और प्रोसिक्यूटर्स का झगड़ा भी हुआ, जिसके बाद जज साहब उठ के चैम्बर चले गए, उन्होंने जमानतें मंसूख कर दी और अब ये कहा है कि वो उनको गिरफ्तार करके वहां रखें और वीडियो लिंक से पेश करें। वो इसलिए कि अदालत का माहौल खराब होता है, वो लोग इकट्ठे करके ले आते हैं। आज भी अदालत में इस हवाले से लड़ाई हुई है। तो जज साहब ने उस लड़ाई को से बचने के लिए वीडियो लिंक पर हाजिरी कही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे वाकई उन्हें सजा नजर आ रही है और उन्हें भी नजर आ रहा है कि उन्हें सजा हो जानी है और अब वो बच नहीं सकते। आपको याद है ईमान मुजारी ने इससे पहले भी एक दफा जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे तो उनके बारे में गंदी गाली कही। उसके बाद अतर हम्म। मनीला ने उनको उनकी बेल लेके उन्हें माफ कर दिया था। ईमान मुजारी को समझना चाहिए कि हर बार तो नहीं वो गाली निकाल के या इस तरह का ट्वीट करके बच जाएंगी। उस वक्त अतर मनीला ने उन्हें बचा लिया। आज नहीं कोई बचाने वाला मौजूद है, आज सजा देने वाले मौजूद हैं, तो अब क्या करें? उन्हें मेरा ख्याल है अपनी जुबान और अपने लहजे और अपनी ट्वीट्स पर कंट्रोल करना चाहिए। तो मुजम्मिल साहब, ये जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम को तब्दील करके सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात किया गया है, अब साजिद बेग जो है वो नए कंट्रोलर जेल हैं, तो मुजम्मिल साहब क्या कहेंगे, इस आखिरकार तैनाती की तब्दीली की नौबत क्यों आई? नहीं नहीं, ये तो कोई 12 के करीब सुपरिटेंडेंट तब्दील हुए हैं, पूरे पंजाब के सुपरिटेंडेंट्स को के तबादले हुए हैं। उनमें सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का भी तबादला हुआ है। एक लंबी फहरिस्त है, सिर्फ अडयाला के सुपरिटेंडेंट नहीं तब्दील किया गया कि आप कहेंगे जी अडयाला के सुपरिटेंडेंट तब्दील लेकिन कर दिया हाईलाइट है। तो यही हो रहा है ना सर, हाँ की पोजीशन के तो यही थे। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं बहुत सारे जो है ना वो सुपरिटेंडेंट्स के तबादले हुए हैं और एक लंबी लिस्ट है जिनका तबादला हुआ है। वो अगर हो तो मैं कहूंगा स्क्रीन पर चला दें, अब आप देखें ना इसमें किस किस का तबादला हुआ है। हक नवाज को जो सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से तब्दील के तैनात किया गया है। वो इससे पहले जो थे कहीं और थे। इश्तियाक अहमद गिल को इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन्स लगा दिया गया। टीपू सुल्तान जो है सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन तैनात कर दिए गए हैं। सुहेल नबी गुल सब डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा चले गए हैं। आफ्ताब अहमद डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी चले गए हैं। तो एक तबादलों की लंबी लिस्ट है। आज जेल खाना जात के 12 सुपरिटेंडेंट्स के तबादले हुए हैं। उनमें अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट का तबादला हुआ है। अगर अकेले अडयाला का सुपरिटेंडेंट का तबादला होता तो मैं और आप बैठ के वो कहानी बना ही लेते। लेकिन जब 12 सुपरिटेंडेंट्स के तबादले हुए हैं तो मैं आपके साथ क्या कहानी बनाऊं? ये रूटीन के तबादले हैं, मैं इनको कैसे कह दूं कि ये जी बड़ी इसमें साजिश थी, वो सुपरिटेंडेंट जेल तो मुलाकात कराना चाहता था, रियासत मुलाकात होने नहीं दे रही थी, सुपरिटेंडेंट है जेल ने सर, रियासत की मुलाकातें तो बात बनी थी। अच्छा। नहीं मतलब ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है नहीं इस तबादले में कि मैं आपको सुनाने लग जाऊं। रूटीन का तबादला है, कुछ चीजें रूटीन में भी होती रहती हैं, हर चीज के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं होती। चले सर, मुजम्मिल साहब, जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे बयानियां बनाए जाते हैं, प्रोपेगेंडे होते हैं, जो चीजें ट्रेंड होती हैं, नाजरीन जानना चाहते हैं और हम तो आपसे सवाल करेंगे और आपका जवाब हम्म देना सर फर्ज है। आगे बढ़ेंगे और सर अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि परवेज इलाही साहब तो खामोशी इख्तियार कर गए थे, लेकिन हमने देखा कि गुजरात के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन पर परवेज इलाही पर अब फर्द जुर्म आयद हो गई है। तो सर, उनके खामोश रहने के बावजूद भी ये जो फर्द जुर्म आयद की गई है, क्यों उनको घसीटा जा रहा है, क्या चाहा जा रहा है उनसे? मेरा ख्याल है अभी उनको सजा देने का कोई जो है वो मौकफ वक्त नहीं आया है। उनको काबू में रखा जा रहा है। और आपको अच्छा। पता है उनकी चूंकि चौधरी शुजात के बच्चों के साथ अदावत है और चौधरी सालक और चौधरी शाफे का इस वक्त गुजरात में राज है।
और वो नहीं चाहते कि चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में कोई असर हो। और ये गुजरात की हुँ, लड़ाई है, और गुजरात की लड़ाई में चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के खानदान की लड़ाई है। इसमें इस वक्त चौधरी शुजात के खानदान का पलड़ा भारी है, क्योंकि मोहसिन नकवी और चौधरी सालक आपस में हमजुल्फ हैं। और मोहसिन नकवी साहब का तो तूती बोल रहा है, इसीलिए चौधरी सालक का तूती भी बोल रहा है, चौधरी शाफे का तूती भी बोल रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी चौधरी परवेज इलाही के लिए मुश्किलात खत्म नहीं हुई हैं। उनके लिए हुँ। मुश्किल, उन्हें पता है कि उनको एक टाइट रोप पे बांध के रखा गया है। उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले दिनों कुछ ट्वीट्स मोना सलाई ने भी किए थे, और वो भी कोई अच्छे जेस्चर के तौर पर नहीं देखे गए थे। और मेरे ख्याल में सेटलमेंट यही है कि मोनस और परवेज इलाही दोनों खामोश रहेंगे। जब जब वो खामोशी तोड़ते हैं तब तक हमको हरकत दिखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, चौधरी सालक और चौधरी शाफे तो चाहेंगे कि चौधरी परवेज इलाही को सजा हो जाए और वो नाअहल हो जाए। चौधरी मोनस इलाही मुल्क से बाहर रहें और ये नाअहल हो जाएं, ताकि चौधरी सालक और चौधरी शाफे को गुजरात में एक फ्री हैंड गुजरात पर मिले। उनका वो एक फ्री हैंड एग्ज़ैक्टली। मिले, और इसी स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। चौधरी सालक यही चाहते हैं कि उनको कन्विक्ट करके सजा दी हो जाए किसी तरह। मुज़म्मिल साहब, मौलाना फज़लुर रहमान ने पार्टी के डिजिटल मीडिया कन्वेंशन से खिताब में फ़ौज और जिहाद से मुतालिक बहुत ज़रूरतमंदाना मौक़िफ़ सामने आया उनकी तरफ से, जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ उन्होंने पॉजिटिव बात की है, कोई नेगेटिव बात नहीं की है। हुँ, उन्होंने फौज के हवाले से भी पॉजिटिव बात की है, और ये जिहादी तंजीमों के हवाले से भी पॉजिटिव बात की है। और उन्होंने एक मुस्बत बात की है, जिसकी मेरा ख्याल है कि तारीफ की जानी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि उन्होंने दीनी तबके गलत ही बात करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत ही समझदार सियासतदान है। वो समझ रहे हैं कि हुँ। इस वक्त टीएलपी और बाकी तंजीमों के साथ जो हुआ है, उस इस वक्त हार्ड लाइन रिलीजियस तंजीम का कोई फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है। वो अपनी पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता दीनी से सियासी पार्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसको एक पॉलिटिकल शेप देना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। और वो अपनी जितना अपनी जमात को सियासी रंग देंगे, इतना ही उनके लिए बेहतर हो। मुज़म्मिल साहब, सुहेल आफरीदी ने मुख्तसर काबीना तश्कील दी थी, फिर जो काबीना है इसको तौसीह दिया जाना था, लेकिन ये जो तौसीह का अमल है ये मौखर हो गया है। इसकी क्या वजह बनी है? देखिए, एक तो पीटीआई के अंदर डिवीजन बहुत है। वहाँ हुँ। इतनी ज्यादा केपी में, पीटीआई में इतनी ज्यादा डिवीजन है कि आपको अंदाजा है वहाँ कितने ग्रुप्स हैं, और ये है। दूसरा ये है कि सोहेल अफरीदी साहब अभी तो देखें स्ट्रीट मूवमेंट में बिजी हैं। उन्होंने इमरान खान को रिहा कराना है, डी चौक पर चढ़ाई करनी है। उनके पास काबीना बनाने का वक्त ही नहीं है। उन्होंने अपनी चहेतों की एक काबीना बना ली हुई है, अपने प्यारों की एक काबीना बना ली हुई है। अब पॉलिटिकल कैबिनेट की बात है, मेरे ख्याल में ना उनकी इमरान खान से मुलाकात हो रही है, ना वो एक्सपेंशन के कोई इतने हक में नजर आ रहे होंगे। उनका एजेंडा इस वक्त कोई गवर्नेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है। उनका एजेंडा तो इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट है। उनका एजेंडा इमरान खान की रिहाई है। और ये सब कुछ करने के लिए कोई बड़ी काबीना की तो जरूरत है नहीं है। तो लिहाजा वो क्यों बड़ी काबीना बनाएंगे, इस वक्त उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। बड़ी काबीना तो आप बनाते हैं जब आप मुख्तलिफ महकमों को फाल करना चाहते हैं, हर महकमे पे वजीर लगाना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं गवर्नेंस बेहतर हो, आप चाहते हैं सारे महकमे फाल हों। इस वक्त उनकी ये तरजीह नहीं है। मैं नहीं समझता ये उनकी प्रायोरिटी है कि केपी में कोई गुड गवर्नेंस होनी चाहिए। लिहाजा मुझे लगता है कि वो अपनी सियासी तरजीहात के मुताबिक ही चल रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, सीएम केपी दोबारा से कराची चले गए हैं, सोहराब कोर्ट में बिलाल महसूद के घर गए हैं। क्या मामला है? देखिए, ये बिलाल मसूद जो है, उनकी रैली में उनकी किसी स्क्वाड की गाड़ी से टक्कर खा के जख्मी हुआ था, और फिर जान से चला गया, उसकी जान चली गई। मेरा ख्याल है कुछ कॉम्पनसेशन का भी मामला है, वो नहीं चाहते होंगे कि वो कोई कानूनी कार्रवाई करे। तो वो आज वैसे तो ताज़ियत करने गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ कॉम्पनसेशन भी पीटीआई वालों ने तय किया होगा, और वो कॉम्पनसेशन भी उसकी फैमिली को दिया जा रहा होगा, ताकि वो कानूनी कार्रवाई ना करें। वैसे सिंध हुकूमत को इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत ने बहुत बड़ी फेवर की है सोहेल अफरीदी के कॉन्वॉय में, इस तरह बच्चे के कत्ल पर कोई कानूनी कार्रवाई ना करके। ये भी एक एनआरओ है जो सोहेल अफरीदी को दिया गया है, वरना आम किसी लेकिन की उन्होंने गाड़ी तो से अजहर को टोपी वापस भिजवा दी थी। वो अपनी जगह है, लेकिन अगर और किसी और की गाड़ी से एक्सटेंड करके यूं बंदा मर गया होता, तो वो जितना मर्जी वजीर होता, वो जान खा लेनी थी हमने कि ये कातिल है, ये कातिल है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पीटीआई के कंट्रोल में है, लिहाजा कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन वो बच्चा जान से भी गया है, और मेरा ख्याल है उसकी फैमिली को कॉम्पनसेशन देने के लिए वो कराची पहुंचे।
मुजम्मिल साहब, स्पेस एक्स पर पीटीआई के नामवर एक्स अकाउंट तहरीक इंसाफ के उहदेदारों के हवाले से इंकशाफात कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं पीटीआई की एक्स स्पेसेस पर भी कारकुन उलझना और अपने ही उहदेदारान के खिलाफ जहर उगलना शुरू हो गया है। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं? अच्छा, वो आप वो रूमी वाली स्पेस की बात कर रही हैं ना, जिसमें वो रूमी हम्म। है और वो सबको गालियां निकाल रहा है और वो कह रहा है कि ये सब बिके हुए हैं, ये केपी बंद नहीं करते हैं, ये इमरान खान को रिहा नहीं कराते हैं, ये अडियाले नहीं पहुंचते हैं। पीटीआई के मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल से मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ लोगों के एमएनए, सेनेटर्स, एमपीएस की तस्वीरें लगाई जा रही हैं कि ये अडियाला नहीं पहुंचते, ये अडियाला नहीं पहुंचते। हम्म। हर एक की फोटो लगाकर एक नेमिंग एंड नेम शेमिंग की जा रही है वहां पर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस तरह लोग अडियाले आ जाएंगे। और जिस तरह का गमो गुस्सा सोशल मीडिया पे दिखाकर ये चाह रहे हैं कि ये पाबंद कर लें सारे एमएनएज और सेनेटर्स को अडियाला पहुंचने पे, मुझे नहीं लगता हम्म। ऐसा मुमकिन हो सकेगा। लोग अब सोशल मीडिया प्रूफ भी हो गए हैं, जैसे बम प्रूफ गाड़ी होती है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट हम्म। होती है, ये अब पीटीआई सोशल मीडिया प्रूफ हो गई। सर, आपने नई टर्म निकाल ली है अपने पीटीआई फैंस के लिए। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मुजम्मिल सॉफ्टवेयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।